आपका तहे दिल से स्वागत है फिर से। थोड़े ब्रेक के बाद फिर मैं आपके पास बहुत ही प्रोडक्टिव मैथ साइंस के वीडियोज़ लेके हाज़िर हूँ। थोड़े रिलैक्स और थोड़े इधर-उधर की चीज़ें करके और अब मैथ साइंस, क्योंकि अभी थोड़ा-सा समय भी ऐसा था कि लोग इतने बच्चे इतने ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते हैं, लेकिन अब अटेंटिव होना ही पड़ेगा और इसलिए अब आपको मैथ साइंस के सीरीज़ कुछ चैप्टर तो मैंने पहले आपको दिए थे और अब वापिस जो बचे हुए चैप्टर हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो एग्ज़ाम ख़ास करके आपको पता है कि मैं 10th और 12th के बोर्ड के ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। तो अब आप अपने सब्जेक्ट के लिए, मैथ और साइंस के लिए रेडी हो जाएँ। और आज एक 2024 के लिए ये जो मेरा मिशन है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और वो इम्पोर्टेंट वीडियो क्या? जो पैटर्न है, देखिए सीबीएसई हर सेशन में पैटर्न चेंज करते रहती है। अब अगर मैं न्यू पैटर्न की बात करूँ आपसे, तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप, चूँकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, तो वो धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो 2024 के लिए उठाया है सीबीएसई ने, वो क्या उठाया? अब आपके रट्टाफिकेशन काम नहीं आएँगे। सबसे एकदम आपकी लैंग्वेज में सीधी-सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। रट्टाफिकेशन काम अब नहीं आएँगे। अब आपको टॉपिक समझने ही पड़ेंगे और इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो नंबर हैं, वो बढ़ा दिए गए। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे और आज मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं साइंस की बात करूँगा और आप देखेंगे कितना बहुत सारे आपके जो कन्फ्यूज़न्स हैं, वो मैं आपको आज मैं दूर कर दूँगा। तो फिलहाल तो मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करते हुए सीबीएसई ने और जो हमारी गवर्नमेंट है, ये एकदम इसके माइंड को मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। रट्टाफिकेशन एक जो इश्यू बहुत अ, ग्रेटर इश्यू था कि हमने क्वेश्चन रट लिए, कुछ लिख लिया, नहीं चलेगा इस 40 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन हैं, मैथ्स में हो या साइंस में हो, वो अब ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव में आर या पार होते हैं। या तो आपको मार्क्स मिलेंगे या बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव में क्या है कि आप कुछ लिखते हैं और उसके बेस पे अगर थोड़ा बहुत भी आपने दाएँ-बाएँ लिखा है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है, कतई भी नहीं है। मीन्स क्या? आपको कंसंट्रेट करके और थोरोली चैप्टर को भी पढ़ना है और कांसेप्ट को भी समझना है। एक और कन्फ्यूजन की बात मैं इस वीडियो में आपसे करने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि मैथ्स और अब फॉर्म भरने के भी डेज़ आ गए, तो मैथ्स में हम बेसिक लें या स्टैंडर्ड लें? देखिए, मैं आपके माइंड से एकदम क्लियर बता देता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेसिक और स्टैंडर्ड में बेसिक डिफरेंस होता क्या है? बेसिक डिफरेंस बस इतना होता है कि थोड़ा-सा कैलकुलेशन और थोड़ा-सा कह सकते हैं कि जो माइंड यूज़ है, वो स्टैंडर्ड में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन के जो कांसेप्ट हैं, क्वेश्चन देने के जो तरीके हैं, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फिर क्यों ना थोड़ा-सा अफोर्ड करके हम स्टैंडर्ड की तरफ ही जाएँ।
क्योंकि फिर आगे आने वाले समय में आपके साथ परेशानियां आती हैं। अभी तो मान लीजिए कोरोना काल से ऐसा हो रहा है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वो ये कह देती है भाई बेसिक भी जिसने किया उसको भी दे दो आप साइंस या कॉमर्स में। लेकिन ये हर बार ऐसा हो तो फिर बनाया किस लिए, नहीं होगा वो। तो आगे के जो हमारे प्रोसेस हैं उनमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे के कैरियर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, फिर हम स्टैंडर्ड की तरफ क्यों ना जाए। तो हम बात करते हैं आपसे 2023-24 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने एक हिंट तो दिया आपको कि भाई 14 जो मार्क्स हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं इससे आपसे आपको दो चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी कि एक तो स्टैंडर्ड हम लें या बेसिक हम लें, और दूसरा क्लैरिटी ये कि, और ये तो आप समझ लीजिए, पढ़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको फटाफट बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आपसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपकी क्लियरिटी कैसे दूर होगी। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड की बात करने के लिए। आपसे मैं पहले स्टैंडर्ड, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मेरा नहीं है, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है 2023 और 4 का। अब आप अगर इसके जनरल इंस्ट्रक्शन को ही देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 5 कैटेगरी में है, 5 सेक्शन है और 1 मार्क्स के 20 एमसीक्यू हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा कि 40 है। आप देखो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के हैं, और सेक्शन 4 डी में 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। और अब ये यहाँ जो बात आती है सेक्शन ई की, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स इच, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन 12 नंबर के ये बनते हैं, और ये 12 के 12 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे बोलने का मतलब है कि एक तो इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन 2023-24 में आने हैं। इसी तरह से 5 सेक्शन होने हैं, क्योंकि सीबीएसई का सैंपल पेपर है ये और इसीलिए जारी भी किया जाता है। अब जरा मैं क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चलता हूँ। अब आप देखो स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्ड की बात मैं कर रहा हूँ अभी, फिर मैं बेसिक की बात भी करूंगा आपसे और साथ के साथ ही कर दूंगा। अब देखो, अब एक कंफ्यूजन मैं थोड़ा दूर कर रहा हूँ। देखो आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपने एनसीईआरटी किया, ठीक है, एनसीईआरटी आपने पूरा कर लिया अच्छे से, खूब 2 4 5 10 बार कर लिया। लेकिन एनसीईआरटी एक आपको बेस देता है, आपको एक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट देता है कि भाई ये टॉपिक आपको करने हैं। एनसीईआरटी में अगर प्रैक्टिस के लिए देखें तो भाई ये जो सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं या सप्लीमेंट्री सैंपल पेपर्स होती हैं, ये किस लिए होती हैं? तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू गिवन है, और इसने आपसे क्या कहा है कि देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम, यानी दोनों का अगर एलसीएम निकालना है ए और बी का। अब एलसीएम एचसीएफ के ऐसे क्वेश्चन क्या आपको एनसीईआरटी में मिले हैं? नहीं मिले हैं ऑब्वियसली। तो वहां से आपको कंसेप्ट समझना है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो फिर आपको प्रैक्टिस के लिए भी जाना है। और प्रैक्टिस, अब आप कहते हैं जनरली आपके स्कूल में जब इस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं तो 50% बच्चे कहते हैं कि ये आउट ऑफ बुक है। भाई आउट ऑफ बुक नहीं है, उसी एनसीईआरटी से एलसीएम एचसीएफ निकालना हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। आपने कंसेप्ट नहीं सीखा कि भाई एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो जो उसमें कॉमन होते हैं वो हमें हमारे एचसीएफ में आते हैं।
फिर हमने उसको वेरीफाई करने का तरीका सीखा है। तो क्वेश्चन तो जैसे भी हो, अगर हमारे माइंड में ये है बेटा कि एचसीएफ दोनों के कॉमन फैक्टर होते हैं, तो चाहे हमारे पास ईंट, पत्थर, रोड़ा कुछ भी रख दे, तो उसका एचसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे हम, जब कंसेप्ट हमें पता है तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके कंसेप्ट को चेक करने के लिए है। एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन आपने रट लिए और आप कहोगे कि उन पांचों में नहीं आए, तो आप फिर झुनझुना बजाते रहो, कुछ नहीं होना है। ना माया मिलेगी ना राम। इसी तरह से आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन को, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें कितने जीरो हैं, सॉरी y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, अब इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको बताने हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन वाला नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन है और इसमें कंडीशन। इसी तरह आप देख रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछा गया है। अब नेचर ऑफ रूट कैसे बताएंगे भाई, नेचर ऑफ रूट कैसे बताएंगे, कंसेप्ट है ना, आपने पढ़ा ना कि डी की वैल्यू जब जीरो होती है तो इक्वल रूट होते हैं, डी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो उसके अनइक्वल रूट होते हैं, यानी जीरो से ग्रेटर जब होते हैं, जब डी की वैल्यू निगेटिव होती है उसके नो नो रियल रूट होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको डिराइव करके देखना पड़ेगा। ऐसे ही एपीज के लिए, अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ इसमें, और इसी तरह से व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, है क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। ऐसा यही क्वेश्चन नहीं है लेकिन ऐसा ही है। अब आप देखते जाएं, मैं आपको क्वेश्चन के ओवरव्यू करवा रहा हूं और फिर सारे मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा ऑन बोर्ड। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंसेप्चुअल बेस्ड हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, कई सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आपने किए ना, कि भाई साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं, कई बार हमें पुट करना होता है। अब यहाँ पे a अपॉन बी के रूप में है। अब इसको 50% देख करके बच्चे कहेंगे नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी आपको कंसेप्ट दे रहा है कि आपको ऐसे इस बेस पे क्वेश्चन करने। अब देखो सिंपल क्वेश्चन, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरह से आप देखते जाएं तो ये आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, कार्ड हर्ट। बड़ी मजेदार बात है, जब मैं कभी भी देखता हूँ इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को तो भाई बचपन से सीखा था कि ये जो पत्ते खेलने वाले लोग होते हैं वो जुआ खेलते हैं, तो जब पत्ते नजर आते थे वहां से दूर भाग जाया करते। 10th में आने के बाद पता लगा कि भाई अब तो पत्तों से ही कामयाबी हासिल होगी, 4-5 नंबर की। और अब जब उसको सीखने की कोशिश करी तो हालात क्या हो गए, हालात ये हो गए कि पार्क में गया तो भाई जो बुक्स में है ये तो हम पढ़ते हैं कि ये स्पेड्स है, आर्ट्स है और ये वो सारी चीजें हैं। और वहां गए भाई, पार्क में बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं ना, खेलते रहते हैं, तो उनसे पूछने गया कि भाई अब मुझे भी समझा दो, सिलेबस में आ गया, पढ़ना है। अब वो जो है बादशाह और गुलाम और ये और वो करते, अब वो तो बुक्स में मिले नहीं, मैं बड़ा परेशान। तो पता लगा कि नहीं भाई, कोई चीजें अगर अभिशाप है तो कोई चीजें वरदान भी है ना, वही चीज अभिशाप है, वही चीज वरदान भी है। अगर उसको अलग तरीके से खेलो तो हमारे नुकसानदायक है, वो अगर अच्छे तरीके से समझो तो हमारे लिए नंबर भी देने वाला है। तो बहुत ही मुश्किल के बाद, बहुत ही मुश्किल के बाद हमने ये चैप्टर किया। और मैं आपको एकदम रियलिटी बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट तो है ही, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इतने साल हो गए, लेकिन आज भी
मुझे कार्ड से मतलब बचपन से एक तरह कहते हैं मेंटलिटी इतना बना हुआ था कि आज भी जब मुझे ये स्पेड्स और किंग और क्वीन और इनकी कलर कॉम्बिनेशन पर जब हम जाते हैं और इस चैप्टर को जब हमें पढ़ाना होता है, तो जैसे मेरे स्कूल में है मेरे पूजनीय कुलदीप सर हैं, तो उनसे मैं लिखवा करके ले जाता हूँ, तब मैं बच्चों को पढ़ा पाता हूँ। क्योंकि ये क्या है ना, इसी को कहते हैं शाई को, वो हमने एकदम माइंड में बिठा लिया कि भाई ये बुरी चीज है तो बुरी चीज है। बाद में पता लगा कि नहीं भाई, काम की चीज है। अब इसी तरह से आप देख रहे हैं अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। छोटी सी बात इसने पूछा है कि मॉडल क्लास की अपर लिमिट बता दें। अच्छा, अब ये तो जो बात है, अब वहां से जब हम चलते हैं 19 और 20 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन में है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 नंबर के दोनों क्वेश्चन है और ये भी आपके कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जहाँ पे कि 2 मार्क्स क्वेश्चन आने हैं, 5 क्वेश्चन आने हैं, स्टार्टिंग में बता दिया आपको। अब यहाँ देखो, आप स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, ये आपका जो पेपर है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का है और स्टैंडर्ड मैथ का है। और यहाँ पे देखो लिखा है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बताओ, बेसिक के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए भी दोनों का सेम है। भाई क्या डिफरेंस है, क्यों भागते हो बेसिक की तरफ? अब यहाँ पे देखो, ये तो खैर दोनों जो है आपके ज्योमेट्री से हैं। अब यहाँ पे देखो, कई बार क्वेश्चन कर चुका है आपने, tan a प्लस बी गिवन है, tan a माइनस बी गिवन है, और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये नहीं आता तो और में भी दे रखा है जो वैल्यू, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है, फिर भी मैं बोर्ड पे फिर जब वीडियो दूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से एकदम बड़े आसानी से आप ये जो 30 वैल्यूज हैं, 0 30 45 और 60 और 90 की, ये वैल्यूज आप बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं, तो ये आपके जो 25th क्वेश्चन नंबर है, ये आपके कौन से चैप्टर से है? अब देखो, बड़े ही मतलब मैं क्या कहूँ, अजीब। कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ इस चीज को कि सीबीएसई जो यूं कह सकते हैं एनसीईआरटी जो चैप्टर को कट कर रही है, टॉपिक को कट कर रही है, भाई वो टॉपिक आगे जाके हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने हैं। वहां कोई टॉपिक नहीं है कट, वहां चैप्टर नहीं है कट, वहां तो फेस करना ही पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, चैप्टर कट कर दिया, लेकिन यहाँ क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। भाई ये जो लास्ट वाला चैप्टर जो सॉरी एक्सरसाइज जो कट किया था, उसमें है 23 24 का सीबीएसई का सैंपल पेपर है। भाई यहाँ पूछ रहे हो, वहां पे गायब कर रहे हो क्या? कई बार ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी आंखों में धूल झोंकती है कि बेटा पूछूंगा तो सारा, लेकिन तुम्हें साइको दूंगा कि नहीं सब कट कर दिया है, कुछ तो पढ़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, आप लोग इनके गाफलत में ना फंसो, बिल्कुल थोरोली तैयारी करो। कई बार मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाते-पढ़ाते बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ये तो कट है, सीबीएसई में ने कट कर दिया है। क्या ही बताऊँ कि भैया, अभी तो तुम कहो मैं तो छोड़ दूँगा और बढ़िया है, टीचर के लिए क्या है, एक क्वेश्चन कम करवाना पड़े, कुर्सी हटा लूँगा। लेकिन ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये आपके एरिया रिलेटेड सर्कल उससे है। और उसके बाद अब देखो, ये जो 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे नेशनल आर्ट कन्वेंशन बोर्ड जो भी है, तो अब ये सारे क्वेश्चन, जैसे मैं 27 की बात करता हूँ, ये तो खैर है ही, 27 की बात करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जब मैं पूछ देता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बच्चे बड़े कहते हैं आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, आउट ऑफ द बुक आ गया, इसलिए नहीं कर पाया। अरे भाई, अपने पेरेंट्स के आंखों में धूल मत झोंकिए। ऐसे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ क्लास में, जब करवाता हूँ क्लास में, तो और आप लोग को भी जब मैं ऑनलाइन अभी दूंगा तो सारा करवाऊंगा। तो जब मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ तो बच्चे कई बार ऑनलाइन में भी इसको एस्केप कर जाते हैं कि नहीं नहीं, इस वीडियो वाले ना थोड़ा एक्स्ट्रा करवाते हैं। भाई एक्स्ट्रा नहीं है ये, आपके सब, मैंने कहा ना कि मैं बोर्ड के 10th और 12th के जो कोर्सेज हैं, क्लासेज हैं, सब्जेक्ट हैं, उन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। और जब फोकस ज्यादा करता हूँ तो मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन ही होते हैं और उसी के टॉपिक्स होते हैं। मैं हवाबाजियों में बिल्कुल भरोसा नहीं करता। भाई अब
आगे की बात करते हैं। तो अब ये आपके बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लीनियर से, और अगर आप इसको नहीं करना चाहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज है दिया हुआ। लेकिन अब देखो रूट एक्स रूट वाई इस तरह की वैल्यू आ गई ना। अब यहीं पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन दे दिए, तो बेटा आप इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो नीचे एक्स प्लस वाई हो, पता है ना, 1/x+y को u मान लेते हैं, 1/x-y को v मान लेते हैं, या फिर जहाँ पे हम रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। इसने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया कि भैया इस तरह का जो डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। अब डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन थोड़े ना एग्जैक्टली बता के आपको बताएगा यही वाले पूछे जाएंगे। उस टाइप के जितने क्वेश्चन है उस टाइप के आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगे। कोर्ट के क्वेश्चन है, इसको तो जब सर्कल करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे कि तो क्या ही समझाऊं आपको मैं। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो आप, अब ये क्वेश्चन नहीं है आपके एनसीईआरटी बुक में, कंसेप्ट के क्वेश्चन है ये, और आसान क्वेश्चन है ये। लेकिन आप कहोगे कि नहीं ये तो क्वेश्चन जो आया था ना वो एनसीईआरटी बुक में नहीं था। अब आप अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन जो टीचर आपको गाइड कर रहा है, टीचर आपको जो पढ़ा रहा है, जिसने आपके कॉपी में सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसको बेवकूफ कहां से बनाओगे। अब इसी तरह से देखो आप इसमें, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड इन दिस एंड दिस, और आगे इसने क्या लिखा कि फाइंड द मीन लेंथ, मीन निकालना है, बताओ मीन मीडियन मोड। कई बार मैंने बेसिक बेसिक सवाल आपसे करे हैं। अब 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, और जिसमें कि ये फर्स्ट आपका सब्जेक्टिव ही नजर आ रहा है। मैं कई बार आपको कहता हूँ कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि नहीं समझ में आता है सेंटेंस अच्छी तरीके से। वैसे तो मैं कहता हूँ जब आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है तो आप उसको 2 3 4 बार कम से कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। लेकिन फिर भी आपके हेल्प के लिए हिंदी में भी तो लिखा रहता है, तो हिंदी वाले आप समझ सकते हैं। देखिए बीबीटी आपको प्रूफ करना है, कहाँ मुश्किल है। आप स्टैंडर्ड से हुआ बना रहे हो, कहाँ मुश्किल है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्यों भाग रहे हो आप। अब देखो 34 क्वेश्चन नंबर में, और में भी दे रखा है दोनों टाइप के क्वेश्चन। और फिर से मैं इसमें कहूंगा कि एकदम कट हो गया क्वेश्चन, ये हो गया वो हो गया, इस पे एकदम ना जाए, थोरोली करें। अब इसमें देखो मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन मेरे ख्याल से मीडियन दिया हुआ है। और मीडियन देखो, स्टैटिक्स में 6 टाइप के तो करने हैं, एक मीन मीडियन मोड करना है, एक मिसिंग वाले मीन में, एक मिसिंग वाले मीडियन में, एक मिसिंग वाले मोड में, बस हो गया, बात खत्म। ज्यादा ही कहाँ करना। और इसी तरह से सेक्शन ई में अब देखो आगे, और अभी मैंने बताया था आपको कि 12 नंबर यहाँ पे आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव के बनते हैं, एक एक 2 नंबर के इस तरह से बनते हैं। ये पूरी कहानी पढ़ करके और उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। कंसेप्ट है आपके पास भाई, एस एन ए एन के फॉर्मूले हैं, या मीन मीडियन मोड के कंसेप्ट हैं, लोअर लिमिट कहाँ है, उसकी हाइट कहाँ है, उसका मीन, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं तो बड़े आसानी से इसको सोल्व कर देंगे। तो अब आपको मैं बताना ये चाह रहा था बेटा कि ये तो रही बात स्टैंडर्ड की, चलो मैं आपको बेसिक की भी बात कर ही देता हूँ। अब बेसिक में जरा देख लो आप एक बार झांक के, क्या ये वाले क्वेश्चन जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, एचसीएफ निकालना है ए और बी का, है क्या आपके उसमें एनसीईआरटी में, कौन सा आसान है। वहां भी आपने स्टैंडर्ड में भी देखा कि इसी टाइप का था, बेसिक में भी आप देख रहे हो इसी तरह से। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, रूट्स निकालना है इसका, के की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस बताना है। यहाँ भी देखो, वहां भी फ्रॉम एक्स एक्सिस गिवन था, यहाँ भी एक्स एक्सिस गिवन है। इसी तरह से देखो आप कि कॉस ए की वैल्यू गिवन है, tan ए का निकालना, वैल्यू तो वहां भी फाइंड आउट करनी थी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है किसके इक्वल होगा, माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये बताना है आपने। ट्रिग्नोमेट्री में मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ 2 फॉर्मूले बताता हूँ, दो दो फॉर्मूले पे पूरी दुनिया पूरा ट्रिगो खत्म करता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, रेडियस बताना है। अब ये बेसिक चीजें हैं। लोअर लिमिट बताना है मॉडल क्लास का। ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसमें मीडियन क्लास बताना है। ये जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है ये मैंने आपको कहा है,
हाँ देखो अब थोड़ी थोड़ी, अब भाई कुछ तो डिफरेंसेस है ना दोनों में, कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फाइंड वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, थोड़ा इजी टाइप कंसेप्ट पे आपको नजर आ रहा है। ये आपके बुक से ही नजर आ रहा है, क्वेश्चन 22 एनसीईआरटी बुक से ही नजर आ रहा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है, रेडियस निकालना है, या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। अब आप देखोगे ना दोनों के लेवल में थोड़ा, बस यही देखो क्वेश्चन उसी पैटर्न में है, सब कुछ है, बस लेवल थोड़ा सा दोनों का क्या होता है, सॉल्यूशन का जो लेवल है स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, इसमें थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन यानी शॉर्ट लेवल में आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब जैसे माइनर सेगमेंट निकालना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, सिंपल है, फॉर्मूला लगाया काम खत्म हो गया। वहां भी √2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, यहाँ भी √3 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो यहाँ आप देखो इसका वेरीफाई रिलेशनशिप, जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल करके वेरीफाई करते हैं वो करना है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है दोनों क्वेश्चन। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भी जो प्रूफ करने का है, ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा गिवन है, ये एनसीईआरटी में एज इट इज ही गिवन है। तो आप देख रहे हैं अब ये भी एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है या यही है, ऐसा ही कुछ है। और न्यूमेरिकल भी आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के बेस्ट ही है ये भी दोनों। और जहां तक बात इसकी है, अब ये फिर मैं यहाँ पे वही बात कहूंगा कि अब ये कहेंगे कि भाई यहाँ से एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, लेकिन यहाँ पे तो दिए हुए हैं करने पड़ेंगे, यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करना है, एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन। और इसी तरह से एवरेज, अब ये देखो थोड़े थोड़े कंसेप्ट है, फाइंड द एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज क्या होता है, मीन होता है, मीन निकालना है इसका, है ना। केस स्टडी में आप देख लो, केस स्टडी में दोनों ही हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, कोई डिफरेंस नहीं है, कहानी वैसे ही दी हुई रहती है, वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उतना ही दिमाग लगाना पड़ता है, ना दाएं ना बाएं, सेम चीज होती है। तो ये 2-3 डाउट मैंने आपके क्लियर किए हैं कि आप किसी भी तरह से अगर ये देखें, एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई कंफ्यूजन नहीं, माइंड माइंड में किसी टाइप का कंफ्यूजन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक का है और स्टैंडर्ड का है, दोनों के ही पैटर्न में आपको थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको, दूसरी बात जो मेरा कंसेप्ट आज का समझाने का आपका था, दूसरी बात मैंने क्या बताई कि सिर्फ आप इस बात पे ना रहें कि आप स्टैंडर्ड कर रहे हैं या बेसिक कर रहे हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी करें, नहीं, प्रैक्टिस आप मोर एंड मोर करेंगे तब जा करके आप कुछ कर पाएंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इसके लिए जब आप जिम्मेवार कहते हैं ना टीचर को या क्वेश्चन बनाने वाले को कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है और ये है वो है, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, आपको मैंने आज सबूत दिया है। तीसरी बात ये कि देखिए, हतोत्साह परेशान नहीं होना। लोग कहते हैं कि भाई मैं ब्रिलियंट बच्चों को पढ़ाता हूँ और 90 और 100% लेके आता हूँ, और मैं दूसरे कंसेप्ट में लोग ऐड करते हैं, फोटो लगाते हैं, मेरे पास 100 आया, 100 वाला बच्चा है, ये है वो है। मैं दूसरी चीज कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जिन बच्चों को उम्मीद नहीं होती पास होने की, और मैं उनको पास करता हूँ। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रेटर कौन है, महान वो है। मैं अपने आप को तो महान क्या ही कहूँ, मैं तो सिर्फ आप लोग का एक गाइड। जय हिंद, जय भारत, समझिए इसको। और उसके बाद फिर आगे कल थोड़ी सी बात मैं साइंस की करूंगा, और फिर मैंने जैसा कहा अपने टॉपिक्स पे आऊंगा, और एक एक टॉपिक आपको जी भर के और अच्छे से समझाऊंगा, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल के साथ समझाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, जय हिंद।